अपने को करनी है फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जब कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस में मोशन करता है तो उसके मोशन का अपोज करता है। तो वो जो फोर्स होगा जो मोशन का अपोज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स को जैसे जो है इस तरह से करा गया डिफाइन। तो जैसे ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर इसके बीच में एक आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, ठीक है, तब जो फ्रिक्शन काम करता है वो क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर उसके बाद क्या आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, जब मूव कर रहा ऑब्जेक्ट, और उन दोनों के बीच में कंडीशन उस समय फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो जैसे क्या करते हैं उसको, कैसे हम लोग करते हैं? देखो डायग्राम से समझो। जैसे जनरली क्या है, ठीक, ये मान लेते कोई ब्लॉक रखा है किसी सरफेस पे, तो उस पर दो फोर्स जनरली काम करते हैं। एक तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, और उसका जस्ट एक रिएक्शन भी काम करता है। जैसे मान लिया P इसका रिएक्शन है। तो किसी कंडीशन में दो फोर्स काम करते हैं। अब इसमें क्या है कि उदाहरण के लिए आपने यहाँ पर जो है यही ब्लॉक रखा था, तो अब इसमें क्या करना है कि अब इसमें क्या है, वेट नीचे लग रहा है। अब इसमें मान लो कुछ फोर्स लगा दी। अब ये फोर्स जब लग रहा होगा तो वहाँ पर उस समय क्या होगा कि इसका रिजल्टेंट रिएक्शन तो ये मान लेते हैं R रहेगा, और फ्रिक्शन फोर्स आप लगा रहे हो तो इसका जो एक पहले जो ये जो एक रिएक्शन फोर्स था ना यहाँ पर, ये रिएक्शन फोर्स हल्का सा क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स लगाया ना, ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है अभी। जैसे उदाहरण के लिए कोई चीज़ है हमारे पास, हमने कोई चीज़ में यहाँ पर जो है रख लिया, मान लो ये डिब्बे उठाओ, जैसे ये, तो ये है, तो ये जो मान लो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो वेट है वो नीचे लग रहा है, रिएक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है। अब हमने इस पर मान लो ऐसे फोर्स लगाना शुरू किया, फोर्स लगा रहा है फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। मूव नहीं अगर कर रहा है तो यानी कि कह सकते हैं कि फोर्स की जो वैल्यू है अभी हमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या आ रही है? कम आ रही है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और लेकिन फोर्स लगाने से क्या होगा? जो रिएक्शन फोर्स होगा वो हल्का हल्का सा क्या करेगा? बेंड करेगा, ठीक। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि इसलिए यहाँ पर जो है जो रिएक्शन फोर्स पहले स्ट्रेट था अब वो थोड़ा सा तिरछा हो गया। अब P और mg का मान लेते हैं कोई रिजल्टेंट हो, वो तो एक तरीके से अब नॉर्मल रिएक्शन R हो गया, ये यहाँ पर आपका P आ गया, ठीक। तो ये हो गया, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी जो एक तरीके से वैल्यू ये फ्रिक्शन फोर्स है। Fs इज लेस देन म्यू एस आर, ठीक। म्यू एस आर क्या है? तो R इज अ नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए? अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इतनी बात समझ में आएगी, जब फोर्स लगाया तो ये क्या ब्लॉक करेगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही अभी काम कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन फोर्स लगाने से जो रिएक्शन था वो हल्का सा बेंड हो गया और अब नॉर्मल रिएक्शन R काम करेगी। फिर अगला डायग्राम आ जाओ उसी में। अब ये एक आ गया कंडीशन यहाँ पर। अब इसमें क्या हो रहा है, इस कंडीशन में आपका जो है अभी तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसकी जो फोर्स था ना, ये वाला फोर्स, इसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम थी, ठीक है। तो इसलिए रेस्ट पे था।
लेकिन फोर्स बढ़ाते जाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब ये जो वेट तो ऐसे ही नीचे काम करेगा आपका mg है, और ये जो P था, ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर काम करती है, लेकिन ये जो P था ये जो है थोड़ा सा और बेंट हो जाएगा। इसको थीटा हमने नाम दे दिया, थीटा ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। P और बेंट हो जाएगा थोड़ा, ठीक। और ये फोर्स ऐसे लग रहा है और अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब इस कंडीशन में ये जो Fs है वो म्यू एस आर के बराबर आ जाएगा। म्यू एस आर इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। दरअसल जो फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। तो आपको मालूम है कि नॉर्मल रिएक्शन का अगर हम कभी भी जो है नॉर्मल रिएक्शन का अगर कभी भी हम लोग क्या करें कि जो है, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसके बाद जो है अब ये मैक्सिमम लिमिट है, ये यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ इस कंडीशन में, क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर नो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। अब इसके बाद अगर आपने फोर्स की वैल्यू ज़रा सी भी बढ़ाई, ठीक है, ऐसे ये है, यहाँ पर आपने ज़रा सी भी फोर्स की वैल्यू, अब जो ये फोर्स लग रहा था इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दिया है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये F बराबर जो mg जो है वो वेट काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन सपोज ये हमेशा परपेंडिकुलर काम करेगा R, और ये जो है आपका P हो जाएगा। इसको चाहे तो एक सर्किट इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। अब मूव करते समय भी आप जानते हो क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू के आर लिख सकते हैं। ये D नंबर हो गया डायग्राम। तो चारों डायग्राम समझ आ गए। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ अप्लाई करने लगे, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम थी, कोई मोशन नहीं होगी, Fs लेस देन म्यू एस आर रखा है। तीसरी कंडीशन में फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, एक कंडीशन ऐसी आ गई कि फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के कैसे हो गई, बराबर हो गई। और चौथी कंडीशन में F फोर्स की वैल्यू जो थी वो Fs यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया, यानी कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा जस्ट। और काइनेटिक फ्रिक्शन होने के बाद फिर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्रिक्शन is a cause which opposes the motion of an object on a surface, ठीक। अब अगर उसमें क्या कि व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन acts when object is on the रेस्ट। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन acts when object is in motion। सारी बात समझ में आ गई। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फ्रिक्शन का हो गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। The maximum value of static friction after which an object starts moving
on any surface. Limiting friction क्या था? Maximum value of static friction after which an object starts moving on the surface. So जो पहला लॉज है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट ये तो नेचर पे डिपेंड करेगा, है ना। नेचर का मतलब रफ है कितना, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट विथ ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं रफनेस और स्मूथनेस। किस पे डिपेंड करेगा? रफनेस पे और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये हो गया बात है। इसके बाद जो दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है कि हमेशा जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो टेंजेंशियल होगा सरफेस के, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is tangential to the surfaces and its direction opposite to the direction of motion. यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो तो टेंजेंशियल होगा सरफेसेस में, यानी जो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में के टेंजेंशियल होगा, पैरेलल होगा और जस्ट अपोजिट होगा मोशन के, ठीक है। ये जो अगर ऑब्जेक्ट है इसको हम इधर ऐसे फोर्स ये लगा रहे हैं इस तरीके से, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके जस्ट कहाँ काम कर रहा है? अपोजिट टेंजेंशियल टू द सरफेस। जो तीसरा लॉ है वो कहता है कि वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs is directly proportional to the नॉर्मल रिएक्शन, कैपिटल आर दिखाया था। यानी कि जो Fs आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है? आर के आता है। और इसको लिख लेते हैं Fs इक्वल टू म्यू एस आर, वेयर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन if an object is in motion, then यहाँ पर Fs की जगह F की आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये तीन लॉज हैं, ठीक है। तो ये तीन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट। वो आ जाता है ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। तो अगर हम क्या करें, ग्राफ खींचें, ठीक है। अब इसमें हमने जो है यहाँ पर मान लो ये अप्लाइड फोर्स है, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स करें, एक ब्लॉक रखा है कहीं, ठीक है,
ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ये आपके पास ये ब्लॉक है, ऐसे ये ब्लॉक रखा है, ठीक है, और इस पर ये फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये अप्लाइड फोर्स हो गया, ठीक। अब मान लेते हैं आपने क्या करा, सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में रखा है ये चीज़। अब ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रखा है तो इस पर तुमने जो है फोर्स अप्लाई करना शुरू करा। तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक। तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ, ठीक है। स्मॉल एफ बराबर मान दिया इसको हमने कैपिटल, ठीक। फिर एक पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पे हमने क्या कहा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है, अचानक से कम होने लगता है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। तो जैसे अचानक से कम होगा तो जो ग्राफ है वो हल्का सा ऐसे हो जाएगा, यूँ, इस तरीके से, ठीक है। और देन इसके बाद कांस्टेंट आप फोर्स लगाते रहेंगे तो वो जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट एकदम इस तरीके से चला जाएगा। समझ गए। ये आप यहाँ से कोई पॉइंट ऐसे लाइन ड्रा कर सकते हैं इसमें। ये मान लो सी हो गया, ये कोई पॉइंट ड्रा कर लिया है यहाँ पर हमने, ये डी हो गया, ठीक। अब ये जो रीजन है इसको स्टैटिक रीजन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। और ये जो पॉइंट है, मान लो इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दिया, तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट बोला जाता है, यहाँ पर एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं ये ब्रेक पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर मूव कर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये वाला जो रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन, ये यहाँ पर एफ के इक्वल टू म्यू के आर आ जाता है, क्योंकि ये रीजन कौन सा, काइनेटिक रीजन है। सी के बाद कौन सा रीजन आ जाएगा, काइनेटिक रीजन आ गया, ठीक। तो क्लियर हो गई बात। तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से था तुम्हारे पास, है ना। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या होता है इन द स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लेते हैं लिमिटिंग स्टेट की फ्रिक्शन है, मतलब लिमिटिंग स्टेट में फ्रिक्शन लग रहा है, या स्टेट में ऐसी स्टेट है जहाँ फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा है। यहाँ पर आपको मालूम है वेट ऐसे काम करता है नीचे, ये आपका कितना हो गया, पी हो गया। और ये वाला जो हमने कहा था, सॉरी आर हो जाए, नॉर्मल रिएक्शन आर होती थी, और ये हमने कहा था ये क्या आ गया, पी आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब इस कंडीशन में जो रिजल्ट, ये जो पी है आर और एम जी का रिजल्टेंट बोला जाता है। ये नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया, ये एम जी हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया। तो ये जो रिजल्टेंट पी है वो आर के साथ जितना एंगल बनाता है उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते, ठीक है। द एंगल बिटवीन, लेकिन याद रखना कंडीशन कौन सी, स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट mg and r is called as angle of friction. Any problem? ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन आर है और जो रिजल्टेंट रिएक्शन पी, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग इस डायग्राम में, डायग्राम था हमारा, ठीक है, ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम में अगर थीटा, टेन थीटा ले लें, क्या ले लें,
तो हम लोग अगर tan थीटा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन में एंगल एस ले थीटा एस थे, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इस डायग्राम को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, तो आपको मालूम है जो फ्रिक्शन है वो, अगर ये फोर्स इधर लग रहा होता था, ये फोर्स ऐसे लगता था, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जस्ट अपोजिट होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया आर और बेस क्या है, एफ एस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा है ना। हाँ ठीक है, तो ये जो tan थीटा इज इक्वल टू आर अपान एफ एस नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये बात समझे। तो एक इसको काट दो चाहे एक लाइन, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में अगर देखेंगे, इस डायग्राम में देखें तो ये देखो हमेशा एंगल कहाँ से लिया जाता है, बेस से लिया जाता है। ठीक है, तो बेस का मतलब हो गया, जब बेस अगर लेंगे तो आर बेस हो गया, और ये जो एफ एस क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर जब हम लोग लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, मेरी बात समझ गए। तो यह इसको म्यू एस आर अपॉन आर भी तो लिख सकते हैं, पढ़ा था अभी, एफ एस बराबर म्यू एस आर से आर का आर था। तो देयरफॉर कोई दिक्कत, क्लियर हो गई बात। तो इंटरेस्टिंग था फार्मूला tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। अब जनरली जब बात आती है तो बात आती है कि फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस पर फ्रिक्शन किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लो ये स्केल है, ये स्केल इंक्लाइन है। अब देखो ये देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल पे पेन रखा है, अब धीरे धीरे देखो इसको तिरछा तिरछा उठाना शुरू कर दिया, देखो तिरछा, अब इतने तिरछे करने पे देखो पेन मूव कर रहा है नीचे। ठीक है, और अभी देखो, अभी इसको ध्यान से देखना, ये यहाँ पर रखा हुआ है स्टार्टिंग में है, अब देखो थोड़ा थोड़ा उठा रहे हैं, देखो उड़ गया थोड़ा सा, इस समय उठ गया। अभी कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, अब होगा। अब देखो इतनी ऊंचाई तो कुछ नहीं हुआ, अब देखो जहाँ इतना ऊंचा कर दिया क्या हो ना, खिसकने लगा। ठीक है, तो इंक्लाइंड पे फ्रिक्शन दूसरे तरीके से काम करता है। तो कैसे काम करता है, जैसे ये लिया हमने, मान लिया कोई इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, ये एंगल थीटे पे इंक्लाइंड है। ठीक, यहाँ पर जो है कोई ऑब्जेक्ट मान लो रखा हुआ, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने रख दिया इस तरीके से। अब वेट हमेशा कैसे काम करता है, वर्टिकली नीचे की तरफ काम करता है। ठीक है, और उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये सरफेस देख रहे हो, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर हमेशा पी काम करेगा। समझ गए। अब ये जो अब इसको अगर थोड़ा हम बढ़ा लें इस पी वाली लाइन को, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। पूछो क्यों, कैसे होगा बताओ, ये एंगल थीटा अगर है तो ये थीटा कैसे होगा, एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे होगा, बताइए। एक्सप्लेन आप लोग कर सकते हैं कि ये थीटा है तो ये थीटा कैसे हो जाएगा। तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग जो है इस ऑब्जेक्ट से इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा कि नहीं आएगा। ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 आएगा कि नहीं आएगा, हैं। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, और फिर अगर हम लोग जो है ये वाला है और इस पे ये जो ड्रॉ हो रहा है तो ये कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। जब इसको पूरा मिला कर सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑटोमेटिक यहाँ पर थीटा बचेगा केवल। समझ गए ना, क्योंकि ये जब ये वाला एंगल लोगे तो ये पूरा 90 है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये वाला एंगल पूरा कितना है, 90 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा, थीटा डिग्री है। ठीक है, और फिर ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है वो, अब ये वाला जो ये इस पे इस इंक्लाइन से जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। जब वो निकालते हुए चलोगे तो एंगल ऑटोमेटिक थीटा आने वाला है।
ठीक, तो ये थीटा हम अभी याद कर लो, थीटा रखना है इसको एंगल। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आप थीटा है, इसके कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो जिससे एंगल बनता है वो बेस होता है हमेशा, और बेस की डायरेक्शन में हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये जो है एम जी कॉस थीटा हो गया मान लो। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। और हमेशा ब्लॉक नीचे खिसकेगा अपने मन से, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो फ्रिक्शन हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। अगर ये नीचे की तरफ अपने वेट से खिसकेगा, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, अपने वेट से खिसकेगा तो नीचे की तरफ जो है, अगर खिसकेगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो P है उस P इस P को, इसको P की जगह R मान के चलो, हर जगह नॉर्मल रिएक्शन R मान के चलो। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई, R। तो ये जो R है वो किसको बैलेंस करेगा, एम जी कॉस थीटा को। तो R माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, जीरो हो गया। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको कौन मैनेज करेगा, एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हैं एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक, अब और करके इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इक्वेशन 1 एंड 2 में भी रिटर्न एज। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो R बराबर लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा, और एफ एस बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, एफ एस अपॉन आर कितना हो गया, एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा। तो एम जी तो कट गया, तो एफ एस इक्वल टू कितना, अपॉन आर इक्वल टू कितना आ गया, टेन थीटा आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका, एफ एस अपॉन आर आ गया। ठीक है, और इसको एफ एस की जगह म्यू एस रख दो, म्यू एस आर, तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया। क्लियर हो गई बात। अभी इसमें कोई फोर्स नहीं लगा है, ध्यान रखना, अपने ही वेट से नीचे खिसकेगा तो खिसकेगा, नहीं तो ऐसे नहीं खिसकेगा, है ना, केवल वेट है। तो ये कंपोनेंट समझ में आ गए। हमेशा ध्यान रखो, जिससे एंगल बन रहा है तो वो एक आधार हो जाता है, मतलब बेस हो जाता है, हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, तो इसलिए ये एम जी कॉस थीटा होगा, और ये खिसकेगा तो नीचे की तरफ खिसकेगा, तो ये एम जी साइन थीटा हो गया। फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, तो एफ इधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। बात समझ में आ गई सारी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट विच अ बॉडी प्लेस जस्ट बिगिंस टू स्लाइड इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। जैसे हमने क्या कहा, ये एक एग्जांपल हम लोग को लेना हो तो ले सकते हैं। ये अभी देखो, ये जो है हमने क्या करा, यहाँ पर ये देखो ये रखा हुआ है, ठीक, इसको हमने इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, ये लाइन लाइन पे रखा हुआ है, और लाल लाइन पे ये जो है ये भी दिख रहा है उसके। अब इसको हमने क्या करा, धीरे धीरे इसको इंक्लाइन करना शुरू करा। अब देखो, इस एंगल पे जैसे ही आया तुरंत ये जो कैप थी क्या हो गई, फिसल गई। यानी कि इसके ठीक पहले जो एंगल रहा होगा जिससे इसने फिसलना स्टार्ट किया, जैसे इसने फिसलना स्टार्ट किया उसी को एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, रिपोज बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको एंगल ऑफ रिपोज यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आफ्टर विच एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। तो ये आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे तो इसको आप जो है कवर कर सकते हैं।